जुडिशियल प्रोप्राइटी ये एक ऐसी चीज है जो जुडिशरी के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। मतलब सिंपल है, जज और कोर्ट को ऐसे कंडक्ट करना चाहिए कि उनके ऊपर शक की गुंजाइश ही ना बचे। और जब बात सुप्रीम कोर्ट की हो, जहां सीजीआई को मास्टर ऑफ द रोस्टर का टैग दिया गया है, तो ये प्रिंसिपल और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि रोस्टर का मतलब है कौन से केस कहा जाएंगे, कौन से जज सुनेंगे और किस बेंच पर मैटर लिस्ट होगा। ये सब डिसाइड करना सीजीआई का काम है। पर जब ये डिस्क्रेशन आर्बिट्रेरी लगे तो सवाल उठने लगते हैं, और फिलहाल वही हो रहा है। सीजीआई भूषण आर गवई पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो भी अपने कुछ फॉर्मर सीजीआई जैसे ही आर्बिट्रेरी एंड एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली रोस्टर पावर्स का यूज कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी एक हाई स्टेक्स इन्वायरमेंटल मैटर वन शक्ति केस से जुड़ी हुई है, और इस पूरी कंट्रोवर्सी को स्पॉटलाइट में लाया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास ने। तो कैसे सीजीआई बीआर गवई पर सौरभ दास ने उंगली उठाई है और उनपे एक ऐसा एलिगेशन लगाया है जो उन्होंने खुद फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर लगाया था। चलिए देखते हैं। पूरे मामले की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट से, जिसने की सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका दिया था। वन शक्ति जजमेंट 16 मई को आया था, जहाँ जस्टिस अभय एस ओक एंड जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी। कोर्ट ने 2017 के एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और 2021 के एक ऑफिस मेमोरेंडम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एक बैकडोर क्रिएट कर रहे थे कि अगर आप बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं तो बाद में पेनल्टी भर के आपको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मिल जाएगा। बेंच ने सीधे शब्दों में बोला दिस इज इलीगल, और साथ में गवर्नमेंट को फ्यूचर में ऐसे नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स लाने से रिस्ट्रेन भी कर दिया। जजमेंट को काफी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि उसने क्लियर किया कि प्रायर क्लियरेंस का मतलब है प्रायर यानी कि पहले, ना कि जब मन करे तब। बेंच ने एक कंसेशन भी दिया कि पुराने क्लियरेंसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाए ताकि केओस ना हो। केस डिस्पोज ऑफ हो गया, जस्टिस ओक रिटायर भी हो गए। बट पावरफुल इंटरेस्ट के लिए केस कभी खत्म होता है क्या? यही पॉइंट सौरभ दास उठाते हैं कि इफ इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री टीचर्स अस एनीथिंग, इट इज दैट अ केस इज रेयरली ट्रूली क्लोज्ड व्हेन पावरफुल इंटरेस्ट्स आर एट स्टेक। और वही हुआ। जुलाई में 2 कंपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई मिसलेनियस एप्लीकेशंस के साथ, कृष्णा रेड्डी तेलंगाना और जेएसके एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, जिन दोनों ने कोर्ट से इस जजमेंट के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन मांगी। पर यही से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। सीजन्ड कोर्ट वॉचर्स एंड सौरभ दास ने तुरंत नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट में एक शॉकिंग बात कि मिसलेनियस एप्लीकेशंस कहाँ लिस्ट हुई है। जस्टिस भुयान के सामने नहीं, जो ओरिजिनल बेंच के जज है और फिलहाल अभी भी सिटिंग जज है, बल्कि सीजीआई बीआर गवई के सामने। जी हाँ, आपने सही सुना। क्वेश्चन ये कि आखिर क्यों? रूल्स क्या कहते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के 2017 हैंडबुक का चैप्टर 10 क्लियरली कहता है कि मिसलेनियस एप्लीकेशंस रिव्यू के लिए यूज नहीं की जा सकती। अगर जजमेंट रिव्यू करना है तो रिव्यू पिटिशन फाइल करो। और पता है मेन ट्विस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ऑफिस रिपोर्ट कहते हैं कि जेएसके एस्टेट्स ने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, पर उसके प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं किए गए। रजिस्ट्री ने उनको बोला भी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या हुआ? क्या उन्होंने डेलिबरेटली रिव्यू पिटिशन परस्यू नहीं किया क्योंकि जस्टिस भुयान के सामने उनके चांसेस लो थे? और क्या इसलिए उन्होंने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके केस को एक फेवरेबल बेंच के सामने लाने की कोशिश की? सौरभ दास कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये टेक्स्ट बुक केस है बेंच हंटिंग का। और सबसे बड़ा सवाल, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन सीजीआई गवई के बेंच के सामने कैसे आई? रूल्स और कन्वेंशंस दोनों कहते हैं कि ये केस उन्हीं जज के सामने जाना चाहिए जो ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थे, यानी जस्टिस भुयान। और अगर वो अवेलेबल ना होते तो सीनियरिटी के बेसिस पर अगली कोरम के पास जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजीआई गवई की बेंच ने 28 जुलाई को मिसलेनियस एप्लीकेशन सुन के नोटिस इशू कर दिया। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मैटर सब जुडाइस है और 3 हफ्ते बाद रीलिस्ट होगा। लेकिन सिर्फ एंटरटेन करना ही लोगों के लिए अलार्म बेल्स बजाने के लिए काफी है। तो आखिर क्यों? क्योंकि ये एक डेंजरस सिग्नल भेजता है। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट भी फाइनल नहीं रहे। क्लेवर लॉयरिंग और एक सिंपैथेटिक रोस्टर के साथ आप सेटल्ड इश्यूज को दोबारा खोल सकते हो। और आयरनी देखिए, 2 दिन बाद एक फंक्शन में सीजीआई गवई ने बोला द चीफ जस्टिस इज ओनली द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, द सुप्रीम कोर्ट शुड नेवर बी अ चीफ जस्टिस सेंट्रिक कोर्ट। बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन वन शक्ति मैटर में क्या हो रहा है ये बात उससे मैच नहीं करती। पब्लिकली कहना कि ये एक कोलैबोरेटिव कोर्ट है और अंदर ही अंदर खुद ही एक सेंसिटिव मैटर अपने बेंच में ले लेना, ये कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब सौरभ दास ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये पहली बार नहीं है। लास्ट ईयर दिल्ली रिज ट्री फेलिंग मैटर में भी जस्टिस गवई ने प्रोप्राइटी का मुद्दा उठाया था, जब जस्टिस ओक की बेंच कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चला रही थी, जहां एलजी विनय कुमार सक्सेना भी इम्प्लीकेटेड थे। तब जस्टिस गवई ने बोला था इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी व्हेन वन बेंच इज सीज्ड ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, अनदर बेंच शुड नॉट बी हियरिंग देम।
तब उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, वी ओनली वांट जुडिशियल प्रोप्राइटी। सौरभ दास लिखते हैं कि कट टू द प्रेजेंट द सेम प्रोप्राइटी दैट द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ ऑट टू हैव फॉलोड इज नाउ मिसिंग। तो अगर लीगली क्लियर है, सीजेआई मास्टर ऑफ द रोस्टर है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स ने अफर्म किया है। सीजेआई चाहे तो किसी भी केस को किसी भी बेंच में लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये पावर अनचेक्ड और ओपेक हो? एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब तक रोस्टर के लिए क्लियर कोडिफाइड रूल्स और ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर मिसयूज होती रहेगी। अगर सीजीआई ने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि ये मिसलेनियस एप्लीकेशंस उनके बेंच के सामने लिस्टेड होनी चाहिए, तो इसका रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट होना चाहिए। जैसे रजिस्ट्री का ऑफिस रिपोर्ट वेबसाइट पर होता है, वैसे ही रीजंस फॉर सच डिसीजंस भी पब्लिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात, वन शक्ति जजमेंट को क्लैरिफिकेशन, एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस के नाम पर डाइल्यूट करना, ये उस जजमेंट की आत्मा को खोखला कर देगा। एक जजमेंट जिसने कॉर्पोरेट वायलेटर्स को चैलेंज किया, जो एनवायरनमेंट के फेवर में खड़ा हुआ, उसे ऐसे छोटे छोटे कट से खत्म नहीं होने देना चाहिए। और ये सब कोर्ट लीडरशिप के अंदर ही हो रहा है। आयरनी तो ये होगी, अगर वन शक्ति डाइल्यूट होता है तो हमारे पास एक चीफ जस्टिस होंगे जो पिछले महीने पेड़ लगाते हैं और बोलते हैं कि डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, और फिर खुद एक ऐसे जजमेंट को वीगन करते हैं जो वही सवाल गवर्नमेंट से पूछ रहा है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या मैसेज जा रहा है? ये कि सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट एक इनविजिबल एस्ट्रिक के साथ आता है, इफेक्टिव अंटिल द नेक्स्ट लॉबिंग एफर्ट। और इसीलिए सौरभ दास कंक्लूड करते हैं, इफ प्रोप्राइटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, द सैंक्टिटी ऑफ द जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड टू, एंड देन द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अबाउट हु द सीजीआई इज, द रियल क्वेश्चन बिकम्स हाउ सुप्रीम इज द सुप्रीम कोर्ट। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है या डेलिब्रेट बेंच हंटिंग का केस? क्या रोस्टर पावर्स को कोडिफाई करना और सीजीआई के डिसीजंस को पब्लिकली रीजन्ड और अकाउंटेबल बनाने का वक्त आ गया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।